How are you? Good evening. Today we are going to discuss the new lesson and some part of the socialism in Europe and the Russian Revolution. This will part 4. Socialism in Russia and the Russian Revolution का ये पार्ट 4 होगा. इससे पहले हम लोग सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म के बारे में बात किए थे. आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, चलते हैं. कह रहा है कि द रशियन रिवॉल्यूशन, आखिर रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ रशिया के अंदर. तो इसका अनुमान जताया जाता है या ऑलरेडी हैज़ गिवन इन योर बुक दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट इन रसिया वाज टेकन ओवर बाय द सोशलिस्ट थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. कह रहा है कि द गवर्नमेंट इन रशिया सोशलिस्ट के द्वारा यानी समाजवादियों के द्वारा 1917 के अक्टूबर का जो क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था. यानी फरवरी 1917 में एरिस्टोक्रेसी यानी मोनार्की के फॉल डाउन पूरी तरह से हो गया था और अक्टूबर की घटना को ही रूसी क्रांति कहा जाता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि 1917 के बाद, ठीक है, 1917 के जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था के जरिए रूस की सत्ता पर किसका कब्जा हो गया था, तो सोशलिस्ट का कब्जा हो गया था. ठीक है, कब कब हुआ था, तो अक्टूबर 1970 के रेवोल्यूशन के थ्रू. अब कह रहा है कि जो फरवरी 1917 में जो मोनार्की के फॉल डाउन और अक्टूबर की घटना को ही क्या कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है. द फॉल डाउन ऑफ द मोनार्की इन द फरवरी इन रशिया एंड द इवेंट ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन. इसी को रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है, तो 1917 में रशिया की सरकार गिरना, मोनार्की गवर्नमेंट का गिरना और अक्टूबर महीना में रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन होना ही रशियन रिवॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, यानी सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था. इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग आइए क्रांति के कुछ पहले की स्थिति पर नज़र डालें. ठीक है, यानी समझ में आया कि रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन होने के पीछे वजह क्या था, ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के अंदर सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, सिचुएशन कैसा था. इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन से कुछ समय पहले की स्थिति पर जब हम लोग नज़र डालेंगे तब पता चलेगा कि रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ. तो अब यहाँ कह रहा है कि द रशियन एम्पायर इन 1914, कह रहा है कि 1914 में रशिया की स्थिति क्या थी. तो कह रहा है कि ऑन दैट टाइम रूल्ड बाय जार निकोलस II इन रशिया. कह रहा है कि 1914 की बात करें तो 1914 में जार निकोलस सेकंड का पूरी तरह से शासन था. कहाँ पर, तो रशिया के अंदर. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रशियन जो एम्पायर इंक्लूडेड है, आज के डेट में अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा रशिया है वो 11 देशों, उस समय 11 देश उसमें मिला हुआ था. आज जो है हमारा रशिया अलग अलग पार्ट में उसी का पार्ट है, रशिया का ही पार्ट है. जैसे मॉस्को हो गया, फिनलैंड हो गया, लिथुविया हो गया, लिथुनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, पार्ट ऑफ द पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया. एंड अजरबैजान की बात करें
वो हो गया। ये सब पार्ट किसका था? रशिया का था। तो और उस समय उतने ये जितने हमने नाम बोला 11 कंट्री का, ये सभी कंट्री रशिया के अंदर ही इंक्लूड था। और उस पर राज कौन करता था? तो जार निकोलस सेकंड करता था। दूसरी बात, मेजॉरिटी रिलीजन ऑर्थोडॉक्स चर्च वहाँ पर था, बट चर्च डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। चर्च क्या था? दो पार्ट में बटा हुआ था, कैथोलिक चर्च के रूप में और प्रोटेस्टेंट्स चर्च के रूप में बटा हुआ था। मुस्लिम धर्म के भी लोग थे और बुद्धिस्ट धर्म के भी लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे और मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले थे और क्रिश्चियन भी थे। अगर बात किया जाए कि मोस्ट ऑफ द रशियन फॉलोड द रशियन ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा थे। ठीक है, यानी हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इन 1914 में रशिया के हालात क्या था रशियन रिवॉल्यूशन होने से पहले। तो अभी हम लोग बात किए कि रशियन रिवॉल्यूशन अगर देखा जाए तो अक्टूबर 1917 और फरवरी 1917 के बीच के दौर को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि रशिया 1914 के बीच में रशिया का इकोनॉमी सिस्टम कैसा था और सोसाइटी कैसा था। तो कह रहा है कि अगर इकोनॉमी की बात करें हम लोग तो मेन ऑक्यूपेशन वाज द एग्रीकल्चर। ठीक है, इन लेट 20th सेंचुरी, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि इन द रशिया ऑन दैट टाइम 85% पीपल्स वेयर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 85% लोग जो थे खेती पर डिपेंड थे। कहाँ के? रशिया के। किस समय में? तो 1914 के समय में। दूसरी चीज़, जो कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर द देयर ओन नीड्स। कह रहा है कि वहाँ के जो किसान थे वो मार्केट के लिए भी अनाज उपजाते थे, बेचने के लिए भी, ट्रेड पर्पस से भी अनाज उपजाते थे और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी अनाज उपजाते थे। ठीक है, रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन्स। यस, जो रशिया था अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, एक्सपोर्ट करता था दूसरे कंट्री में। उतना ही नहीं, ये भी देखा गया कि वहाँ पर बहुत कम, मतलब कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ वेयर वेरी फ्यू इन अ नंबर, बहुत कम संख्या में था इंडस्ट्रीज़। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ थे वो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया था। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया में ऑन दैट टाइम उसका नाम है पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो है ये बहुत मतलब प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया होता था। ये गिने चुने, यानी इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हुआ करता था। इतना ही नहीं, ये देखा गया कि 1819 में रेलवे एक्सपेंडेड किया और रेलवे के एक्सपेंडेड करने के कारण क्या हुआ कि ड्यू टू एक्सपेंडेड द रेलवे लाइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? रेलवे के एक्सपेंड करने से बढ़ गया। उतना ही नहीं, कोल प्रोडक्शन क्या हो गया? डबल हो गया। और उतना ही नहीं, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है 4 टाइम्स बढ़ गया। एंड मोस्ट इंडस्ट्रीज वेयर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और मोस्टली इंडस्ट्रीज जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही हुआ करता था। और सबसे बड़ी डिमेरिट ये था रशिया के अंदर कि प्रॉफिट ओनली गोज़ टू द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्रीज़। जो भी उसका प्रॉफिट हुआ करता था इंडस्ट्रीज से, वो इंडस्ट्रीज़ के मालिक लिया करते थे, उसका प्रॉफिट किसी और लोगों के बीच में नहीं बांटा जाता था। तो ये था रशिया के इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात किए। अब देखेंगे कि इसकी सोसाइटी कैसा था, रशिया सोसाइटी कैसा था। तो कह रहा है कि रशियन सोसाइटी जो था, वर्कर केम फ्रॉम द विलेज टू सिटीज़। कह रहा है कि वहाँ के जो किसान थे या वर्कर थे, किसान तो नहीं कहेंगे, वर्कर्स, जो वर्कर्स थे गांव से शहर की ओर आ रहे थे। और जब कोई आदमी, सम पीपल्स one place to another place, move one place to another place to searching the job and settle the livelihood। जब आदमी एक जगह से दूसरे जगह जॉब के लिए जाता है तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? माइग्रेट कहते हैं, यानी माइग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ देखा गया रशियन सोसाइटी में कि वर्कर्स जो थे गांव से शहर की ओर जा रहे थे अपने रोजगार खोजने के लिए। उतना ही नहीं, जो मेटल वर्कर्स थे वेयर कंसीडर एज द एरिस्टोक्रेट्स।
हाँ, बिकॉज दे वे आर ट्रेंड एंड स्किल्ड, ये एरिस्टोक्रेट्स इनको माना जाता था। अपने आप को जो मेटल वर्कर्स थे ये एरिस्टोक्रेट्स कहते थे कि हम लोग क्या हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग थे, जो मेटल वर्कर थे, ये ज़्यादा जो काम करते थे, यानी इनके पास स्किल्ड था, और स्किल्ड होने के कारण ये ज़्यादा मतलब हाथों से काम किया करते थे, और अपने आप को ये क्या कहते थे कि हम क्या हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं। यानी मेटल वर्कर्स अपने आप को साहब मानते थे, राइट, साहब मानते थे। उतना ही नहीं, कह रहा है कि वर्कर्स वेयर डिवाइडेड बाय स्किल्ड, और वर्कर का जो वर्गीकरण होता था, डिवीज़न होता था, विभाजन होता था, वो स्किल्ड के आधार पर, यानी कौशल के आधार पर, कि उसके पास कैसा हुनर है, हुनर के आधार पर वर्कर को क्या किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि जो वीमेन थी, 31% जो वीमेन पॉपुलेशन था वो फैक्ट्री में इंगेज था, और इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि देयर वेजेस वेरी लो, और इनका जो वेजेस था, मजदूरी था, बहुत लेस था, कम था देन मेन के अपेक्षा। एंड कंट्री साइड पिजांट्स जो होते थे, कंट्री साइड मीन्स विलेज, विलेज साइड के जो पिजांट्स हुआ करते थे, मोस्ट ऑफ द लैंड, उनके पास भी ज़मीनें हुआ करती थी, और मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन बाय द नोबिलिटी, और ये नोबिलिटी के खेतों पर भी काम किया करते थे, उनका भी ज़मीन पर खेती किया करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा इनकी मजदूरी क्या होता था, कम वेतन मिलता था। ठीक है, यानी ये भी बात है कि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे को मदद करने के लिए भी संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे, यानी सबको ये परमिशन नहीं मिला था। जब जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, ठीक है, या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे उस समय। और 1896 और 1897 के बीच कपड़ा जो उद्योग था, जो कॉटन इंडस्ट्रीज था में, या 1902 में जो मेटल इंडस्ट्रीज थे, ऐसे हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में मतलब ऑर्गेनाइज की जाती थी। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन जो विशाल संपत्ति, यानी कह सकते हैं कि लैंड ओनर्स हुआ करते थे, नोबिलिटी जो हुआ करते थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था उस पर, बड़ा बड़ा ज़मीन पर, यानी छोटे छोटे ज़मीन पर मजदूर किसानों का कब्जा था, और बड़ा जो प्लॉट हुआ करता था उस पर क्या था, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था, मोनार्क का, नोबिलिटी का, लैंड ओनर्स का कब्जा था। और मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, जिस तरह से मजदूर बटे थे स्किल्ड के आधार पर, कि जो जैसा जिसके पास स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके आधार पर बटे हुए थे, उसी तरह से किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का को अपवादों में छोड़ दिया जाए तो वो सामंतों और नवाबों, जो भी लैंड ओनर्स होते थे, नोबिलिटी होते थे, वो बिल्कुल मतलब सम्मान नहीं करते थे। यानी जो नवाब हुआ करता था, लैंड ओनर्स हुआ करता था, जो सत्ता और हैसियत से मिली हुई थी, वो लोकप्रियता की वजह से ही नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले से मिली थी। और यहाँ की स्थिति जो है फ्रांस जैसी नहीं थी। ठीक है, यानी रशिया के किसानों की जो स्थिति थी वो फ्रांस जैसा नहीं थी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रांस के क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। लेकिन रशिया के जो किसान थे एकदम विपरीत थे। कहाँ से? यानी फ्रांस के किसानों से और ब्रिटेन के किसानों से। यहाँ क्यों विपरीत थे भाई, क्यों अपोजिट थे? तो रशिया के किसान चाहते थे कि जो नवाबों को ज़मीन, माने नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए,
यानी रशिया के किसान हमेशा चाहते थे कि लैंड ऑनर से ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म का प्रभाव था इन पर, और वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कौन? रशिया के किसान। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। और 1902 की बात करें, 1902 में 1902 में यानी साउथ इलाका में, रशिया के साउथ पार्ट में ऐसे घटनाएं बड़ी पैमाने पर घटी। बहुत सारा ऐसा घटना घटा रशिया के साउथ वाले एरिया में। और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसा इवेंट्स और इंसिडेंट होने लगा कि किसान जो नोबिलिटी थे और लैंड ऑनर्स थे उनको जान से मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी रूसी किसान जो थे यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले अलग थे, एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून, माने कम्यून का मतलब होता है मीर, मीर को सौंप देते थे। और फिर कम्यून क्या करता था, जो मीर हुआ करता था उस एरिया का, वो म्यून क्या करता था, प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को क्या करता था, ज़मीन को बांटता था। तो इस तरह से हम देखें रशियन सोसाइटी के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा मेरा लेक्चर। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे इसके बाद हमारा है कि रूस में समाजवाद, यानी सोशलिज्म इन रशिया। यानी पार्ट 5 में हम लोग सोशलिज्म इन रशिया की बात करेंगे कि जो सोशलिज्म है रशिया में कैसे पहुंचा, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।